दौरान मिट्टी की बनी हुई धागा काटने की धुरियां मिली हैं। जोसेफ नीधम और अन्य खोजकर्ताओं के बोधों से ये बात साफ हो जाती है कि कपास की खेती तथा कपास ओटनी के साथ भ्रमी दंत चक्रण का प्रयोग भी भारत में आरंभ हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता और खास तौर पर हड़प्पा वासियों के समय में पुरुष और महिलाएं सुंदर कपड़े धारण करते थे और खुद को गहनों से सजाते थे। खुदाई में मिले बहुत से गहनों और गहने धारण किए मूर्तियों से भी यह बात साबित होती है। विभिन्न प्रकार के गहने जैसे कि अंगूठियां, बाजूबंद, नक्काशीदार गले के हार, झुमके, चूड़ियां, कमरबंद आदि भी बहुतायत में प्रयोग होते थे। सोने और मोती जड़े हुए गले के हार और अन्य गहने कलात्मक पहचान किए हुए थे। कार्नेलियन और सुर्ख पत्थरों को काटकर, तपाकर और पॉलिश करके दाने बनाकर गहनों में सजाया जाता था। कभी कभी इनके ऊपर नक्काशी भी की जाती थी। लॉस्ट वैक्स तकनीक विश्व की प्राचीनतम ढलाई तकनीकों में से एक है। नृत्य मुद्रा में लड़की की प्रसिद्ध प्रतिमा, जो कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान ढाली गई थी, उस समय की मोम ढलाई कारीगरी का नायाब नमूना है। इस तकनीक में ढलाई के लिए मोम का एक निश्चित प्रतिरूप बनाकर उसके चारों तरफ मिट्टी और प्लास्टर से बाहरी सांचा बनाया जाता है। फिर इस सांचे को आग में तपाया जाता है, जिसमें से मोम पिघलकर मूर्ति बनाने के लिए खाली जगह छोड़ देता है। फिर इस खाली सांचे में तरल धातु, जो कि आमतौर पर पिघला हुआ कांसा होता था, डाल दिया जाता और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता। इसके बाद मनपसंद कांसे की मूर्ति बनाने के लिए सांचे को सावधानी से तोड़ दिया जाता था। इसके बाद घिसाई और पॉलिश करके इसे सुधारा जाता। अब इस मूर्ति को रसायनों अन्य तकनीकों द्वारा मनपसंद रंग दिया जाता। उस समय की लॉस्ट वैक्स तकनीक को आज भी देश के विभिन्न भागों में ज्यों का त्यों ही प्रयोग में लाया जाता है। भारत में धातुओं का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता से पहले से किया जाता रहा है। मानव ने पहले जिन धातुओं का प्रयोग किया, तांबा उनमें से एक है। खुदाई से ये बात भी सामने आई है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धातुओं का बहुतायत में प्रयोग होता था और तांबे से बड़ी मात्रा में वस्तुएं बनाई जाती थीं और उनका दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार भी किया जाता था। भारत की कुछ पुरानी भट्टियां, जैसे 700 ईसा पूर्व पुरानी नायकुंड की भट्टी के साधनों का पुनर्सृजन करके दूसरी प्रमुख धातु लोहा का भी पता चला है। उसी समय से लोहा धातु दोहन की विधि में सुधार होता गया तथा अनेक नायाब वस्तुओं का उत्पादन हुआ। उन्हीं में से एक है दिल्ली का लौह स्तंभ। इसे पके हुए लोहे के टुकड़ों को आग में तपा एक के ऊपर एक रखकर जोड़ते हुए बनाया गया। आज ये पूरे विश्व में धातु गलाई में अचंभे के रूप में जाना जाता है। समय के थपेड़े सहता हुआ ये आज पिछले 1600 साल से बिना जंग खाए बड़ी शान से खड़ा है। भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से जस्ता बनाया जाता है। जस्ते की ढलाई अन्य धातुओं के मुकाबले बहुत कठिन है। जस्ता बनाने में सबसे मुख्य है उचित तापमान बनाए रखना, क्योंकि जस्ते के गलने और उबलने के बीच के तापमान में बहुत थोड़ा ही फर्क होता है। भारतीय दस्तकारों को इसमें महारत हासिल थी। वे विपरीत सफाई प्रक्रिया का प्रयोग करके जस्ता धातु हासिल करते थे। प्राचीन भारतीय ही प्रथम थे जो कि जस्ता धातु का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर पाते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एक भट्टी में प्रतिदिन 20 से 25 किलो जस्ता धातु का उत्पादन होता था। जावर के पास मिले पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर धातु विशेषज्ञों का मानना है कि इन स्थानों पर 60,000 टन जस्ता गलाया गया था। तांबे और जस्ते की ही तरह पहले भारतीयों ने ही स्टील बनाया था, जिसे वुड्स नाम से जाना जाता था। वुड स्टील बनाने के लिए शुद्ध लोहे में कच्चा कोयला, शीशा, हरे पत्ते मिलाकर
धातु गलाने के बर्तन में डाल दिया जाता था। अब बर्तन को भट्टी में तपाया जाता, जिससे वुड स्टील एक बड़ी टिक्की के रूप में तैयार हो जाता था। इसको निश्चित रूप में गढ़ने के लिए इसे फिर से तपाकर इसमें से ऑक्साइड की मात्रा कम की जाती थी। गरम आग में तपे हुए वुड स्टील की गरम टिक्की को अब कूट कर हल्का सा तिरछा किया जाता। लगातार चोट मार मार कर यही वुड स्टील की टिक्कियां एक हथियार के रूप में ढाल दी जाती। अब यह तेज धारीदार स्टील ठंडे पानी में डुबो दिया जाता। इसके बाद इसे पॉलिश किया जाता और फिर यह दमास्कस तलवार जैसे खतरनाक हथियार का रूप ले जाता। इसकी धार इतनी तेज होती थी कि कपास के तकिए को दो में फाड़ देती थी। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों ने वुड स्टील से बनी तलवारों का ही प्रयोग किया था। ये तलवारें इतनी मजबूत थीं कि इनकी मार से बचना नामुमकिन था। टीपू सुल्तान की तलवार और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए रॉकेट भारत में प्रचलित शानदार लौह तकनीक के अन्य उदाहरण हैं। पुराने सिक्कों में भारत के इतिहास और संस्कृति पहचान छुपी है। सिक्कों से व्यापारिक लेन देन आसान हुआ था। पुरातन काल के भारतीय सिक्के मुख्यतया सीसे, कांसे, तांबे, पीतल, चांदी, सोने आदि से बनाए जाते थे। शुरू के सिक्के छोटे पतले, कुछ चौकोर, गोल अंडाकार, एक से भार के वर्गाकार धातु के टुकड़ों के बने हुए और इन पर कुछ प्रतीक छपे होते थे, जो कि ज्यादातर एक ही तरफ छपे होते थे। प्राचीन भारतीय सिक्के कई विधियों से बनाए जाते थे, जैसे कि चोट मारकर, ठप्पा लगाकर, मुहर लगाकर और सांचे में ढालकर आदि। यह तकनीक अलग अलग और राजवंशों और राजघरानों द्वारा सदियों तक अपनाई गई। आयुर्वेद एक और भारतीय पुरातन तकनीक है जिसे जीवन विज्ञान भी कहा जाता है और ये जीवन के 8 विभिन्न पहलुओं से व्यवहार करता है। ये 8 पहलू हैं: काया चिकित्सा, जिसमें शरीर से जुड़ी आम बीमारियों को साधारण दवाइयों द्वारा ठीक किया जाता है। शालक्य तंत्र, जो कि आंख, कान, नाक और गले की जांच और इलाज से जुड़ा है। शल्य तंत्र, जो कि शारीरिक चीर फाड़ से जुड़ा है। कौमार भुट्ट, जो कि स्त्रियों से जुड़े रोगों और प्रसव संबंधी बीमारियों और नवजात बच्चों के रोगों से जुड़ा है। विष तंत्र, जिसमें नशे से जुड़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है। भूत विद्या में आत्मिक और दिमागी बीमारियों का इलाज किया जाता है। रसायन यौवन से जुड़ी समस्याओं से जुड़ा है और अंत में वाजीकरण पुरुषत्व संबंधी समस्याओं से जुड़ा है। इसमें सभी दवाइयां जड़ी बूटियों से बनती हैं और इनके दूरगामी परिणाम होते हैं। रस शास्त्र, जो कि कीमियागिरी भी कहलाता है, रसायन शास्त्र का प्राचीन कालीन पर्यायवाची ही है। नागार्जुन, जो कि इस विज्ञान को स्थापित करने वालों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने बीमारियों के इलाज के लिए विभिन्न धातुओं का विधिवत प्रयोग शुरू किया था। धातुओं में ऑक्साइड पैदा करना उनकी दूसरी उपलब्धि थी। ये ऑक्साइड भूतकाल में और आज भी शरीर के शुद्धिकरण और यौवन अवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। शल्य चिकित्सा भारत में कोई नई तकनीक नहीं है। युद्ध के दौरान सिपाही और योद्धा अक्सर घायल हो जाते थे। उनके जख्म शल्य चिकित्सा द्वारा ही ठीक किए जाते थे। सुश्रुत, जो कि विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक माने जाते हैं, कई तरह की शल्य चिकित्साओं में माहिर थे, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी और आयुर्वेद चिकित्सीय पद्धतियां भी शामिल हैं। प्राचीन भारत में सौंदर्य प्रसाधनों और इत्र आदि का प्रयोग पूजा पाठ और काम सुख आदि के लिए किया जाता था। कन्नौज में आज भी प्राचीन कालीन पारंपरिक विधियों द्वारा ही इत्र बनाया जाता है। कन्नौज के इत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और इनका प्रयोग सुगंध के साथ साथ दवाइयों के रूप में भी किया जाता है।
गणित शास्त्र में भारतीयों का सबसे बड़ा योगदान शून्य का आविष्कार है, जिसे 500 वर्ष ईसा पूर्व आर्यभट्ट ने इजाद किया था। आज की सारी तकनीकें, खासकर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, शून्य पर ही आधारित हैं। ये सोच पाना कोई बहुत कठिन नहीं कि यदि शून्य ना होता तो आज का आधुनिक मानव कैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर, मोबाइल और दूसरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कर पाता। शायद कभी नहीं। आज नेहरू विज्ञान केंद्र में स्थापित हमारी तकनीकी विरासत गैलरी वो सारे मिथक साफ कर देती है कि भारत पश्चिम में आविष्कार की गई तकनीकों का ही परिसरण करता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वो भारतीय ही हैं जिन्होंने पश्चिम में आविष्कार की गई सभी तकनीकों की आधारशिला रखी।